हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम इस सर्कुलर के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर देंगे विद द लाइव एग्जांपल। मैंने कल रात को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सर्कुलर के बारे में डिटेल में बताया था। उसमें मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। काफ़ी लोग शायद उसको समझ नहीं पाए हैं, सो काफ़ी सारे डाउट पूछ रहे हैं। इसलिए मैं आपको आज लाइव एग्जाम्पल दे के एक एम्प्लॉयर का डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा और लाइव एग्जाम्पल दे के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस क्लोज में, इस सर्कुलर में जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। ईपीएफ स्कीम पैरा 26(6) जो है वो क्या कहना चाहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमने इस सर्कुलर के बारे में कल ऑलरेडी बात किया हुआ है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, वो 44(3) क्लोज, 44(4) और 44(5) क्लोज, जिसमें 44(4) में लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑल द एम्प्लॉइज वुड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन बट वर एंटाइटल्ड टू डू सो। देखो ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूं कि इससे पहले कट ऑफ डेट नहीं दिया था। 2014 में जब ऑर्डर आया था तब हायर पेंशन के लिए पूछा था। अगर उस टाइम पे आपको एम्प्लॉय थे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ईपीएफ के तहत, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे भी आया था ऐसा कि आपको हायर पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे कोई भी क्लियर नहीं था कट ऑफ डेट के बारे में। तो कोर्ट ने बताया कि इससे पहले अगर हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया है किसी एम्प्लॉय ने तो वो अब कर सकते हैं। यहां पे जितना भी लिखा है देखो, पैराग्राफ 11(3) का मतलब होता है कि आपका 2014 से पहले सेलिंग लिमिट जो था वो 6,500 का था, और पैरा 11(4) का मतलब होता है कि अब सेलिंग लिमिट 2014 जो है उसके बाद वो सेलिंग लिमिट क्या हो गया, 15,000 का हो गया। बस इतना ही है। तो ये कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ था कि द एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड प्रायर टू 1 सितंबर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन। देखो उसने अंडर पैराग्राफ 11(3) जो था 2014 के पहले, मतलब 6,500 का जो लिमिट था उससे पहले उसने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया था। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं 2014 से पहले, वो अब यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वुड नॉट एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट। मतलब इस जजमेंट का उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुका है प्रायर टू 1 सितंबर 2014 और उस टाइम पे उसने जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया था हायर पेंशन के लिए। देखिए ये क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता रहे हैं कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। द एम्प्लॉय वुड डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रोविजो पैरा 11(3) एंड 11(4। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे पहले जिसने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया था हायर पेंशन के लिए, उसको अब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 4 मंथ, मतलब जजमेंट के बाद का 4 मंथ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जजमेंट जो आया हुआ है वो 4 नवंबर 2022 को आया हुआ है। उससे अगर आप 4 महीने गिनोगे तो वो होता है 3 मार्च, मतलब आप गैस गिन सकते हो 3/3/2023। मतलब इस डेट से पहले आपको जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जो है वो देना होगा। और ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जो है ये आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे मांगेगा। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, आप जो भी पीएसयू में या कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में या सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू में या ऐसी कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसके तहत आपके पास से जॉइंट ऑप्शन फॉर्म मांगा हुआ है। बस वो फिल करके आपको दे देना है, इसमें और कुछ भी नया नहीं करना है। बस यही इस पॉइंट में बताया हुआ है और कुछ इस पॉइंट में नया बताया हुआ नहीं है कि 4 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड जो दिया था, मतलब मुझे लग रहा है कि ये डेट शायद और भी एक्सटेंड होगा क्योंकि ईपीएफओ ने ये कैसे करना है, ये सर्कुलर सिर्फ 15 दिन पहले निकाला है तो उसके पे बिल्कुल हंगामा होगा। और ये जो डेट है मेरे हिसाब से शायद एक्सटेंड होनी चाहिए क्योंकि 15 दिन के अंदर जिसको नहीं पता था वो कैसे करेंगे। हालांकि ईपीएफ ने इससे पहले
पहले भी 2 सर्कुलर निकाले हैं, 29 दिसंबर को और उसके बाद 5 जनवरी को इसके रिगार्डिंग, और उसमें क्लियरली बताया था और इसीलिए एम्प्लॉयर ने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया था। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं एक पीएसयू का, तो उसने 31 जनवरी पहले कट ऑफ डेट दिया था और काफ़ी सारे पीएसयू ने 25 फेब जो है वो ऑलरेडी कट ऑफ डेट दिया हुआ है ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब समझते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, पॉइंट नंबर 5 जो है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और इसमें जो भी लिखा है वो क्या लिखा हुआ है वो पैरा को हम डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंप्लायंस विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4 नवंबर 2022 फॉलोइंग एम्प्लॉयज विद देयर एम्प्लॉयर्स मे सबमिट जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 3 एंड 4। मैंने आपको बता दिया ये आपको जो है जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जो है आपको भरना है, तो आपका रीजनल जो भी ऑफिस होगा, कौन सा रीजनल ऑफिस, उसमें आपको ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जो है फिल करके देना है। तो अब कौन एलिजिबल है उसके बारे में 3 पॉइंट बताए हुए हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। देखो यहाँ बीच में एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी जो है आप इस हायर पेंशन ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो। देखिए सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसी पॉइंट में सबको है। द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर हु हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर पैराग्राफ 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम। अब देखिए आगे जाने से पहले हम सीधा चले जाते हैं पैराग्राफ 26(6) ईपीएफ स्कीम पे। ये ईपीएफ स्कीम का पैराग्राफ 26(6) है। देखिए यहाँ पे ये ईपीएफ स्कीम जो है ईपीएफ इंडिया की जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर भी मिल जाएगा और सर्कुलर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये ईपीएफ स्कीम जो है 1952 उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसका मेंबरशिप ऑफ फंड के चैप्टर के मतलब आता है 26 का पैरा 6 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। इस पैराग्राफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि सच एम्प्लॉयज एज ए मेंबर और अलाउ हिम टू कंट्रीब्यूट मोर देन ₹15,000 ऑफ हिज पे पर मंथ इफ ही इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ फंड। देखिए काफी लोग बोल रहे हैं एक्चुअल सैलरी, इसका मतलब क्या होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये पैरा कहना क्या चाहता है। देखिए हम लेते हैं एक एग्जांपल, कोई भी एम्प्लॉय का मैं एग्जांपल लेता हूं जिसका बेसिक फॉर एग्जांपल जो है वो बेसिक है वो है 14,430 रुपीस और डीए जो मिल रहा है। देखिए एक्चुअल सैलरी मतलब क्या होगा, बेसिक प्लस डीए। इससे पहले जितने भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका पेंशन आपको आपकी सैलरी पे मिलेगा, तो वो जहां भी मैंने बोला आपकी सैलरी पे मिलेगा और सैलरी का मतलब होता है आपका बेसिक और उसके ऊपर जो आपका डीए बनता है, बेसिक प्लस डीए मतलब आपका एक्चुअल सैलरी हुआ। तो ये बेसिक है 14,430 रुपीस, जिसमें फॉर एग्जांपल डीए जो रेट था वो डीए रेट उस टाइम पे मिल रहा था 107.90%। तो आप इस डीए को इसमें मिला दो तो डीए बनता है अराउंड 15,570 रुपीस, तो एक्चुअल सैलरी हुआ 30,000 रुपीस। ये आपका ईपीएफ वेज होना चाहिए, मतलब ईपीएफ वेज में 30,000 काउंट होना चाहिए, ईपीएफ वेज में 15,000 काउंट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप गवर्नमेंट पीएसयू के एम्प्लॉय हो या तो स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू के एम्प्लॉय हो तो आपको इसके बारे में देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपका एक्चुअल सैलरी पे ही काउंट हो रहा होगा। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो जहां पे काफी बार वेज लिमिट जो है उस पे वो एम्प्लॉयर शेयर वो एम्प्लॉय दे रहे थे तो फिर वहां पे उन लोगों को ये पॉइंट जो है वो देखना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ईपीएफ का पासबुक जिसके तहत क्या होगा। देखिए अगर ये आपका कट रहा है तो आप एलिजिबल हो। देखिए ये ईपीएफ का पासबुक है जिसमें ये जो मैंने आपको 30,000 कैलकुलेट करके दिखाया, ये 30,000 क्या है, ये 30,000 है ईपीएफ वेज। देखिए इसके ऊपर आप पासबुक में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये है ईपीएफ वेज या तो आप कह सकते हो ईपीएफ वेतन जो है वो इतना है। यहाँ पे ईपीएफ वेज में 15,000 नहीं होना चाहिए, 15,000 का लिमिट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे सैलरी बढ़ रहा है वैसे वैसे उस पे जो है वो आपका एम्प्लॉय शेयर और ये एम्प्लॉयर शेयर कट रहा है। देखिए ये होना चाहिए। ये तो जो है मैंने आपको बता दिया ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है। देखो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन का ये जो लास्ट कॉलम है उसमें 1250 रुपया कट रहा है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन इस क्लोज के तहत उस पर आप एलिजिबल नहीं हो। कब एलिजिबल हो, जब आपका एक्चुअल
एक्चुअल सैलरी पे आपका ईपीएफ जो है वो कट रहा है। देखिए एम्प्लॉयर शेयर भी कितना हो गया, ये 8.33% के तहत 2350 रुपीस हुआ और ये 1250 रुपीस हुआ। इन दोनों का आप सम करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3600 रुपीस और ये होता है आपका 12% ऑफ दिस 30,000 रुपीस। तो ये जो बात है, ये बात यहाँ पे बताना चाहते हैं, अगर ऐसे आपका पैसा कट रहा है तो आप एलिजिबल हो इन शॉर्ट। ठीक है, अब मुझे लगता है कोई भी डाउट आपको इस क्लोज में नहीं रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजो पैरा 11(3) प्री अमेंडमेंट स्कीम सिंस डिलीटेड व्हाइल बीइंग मेंबर ऑफ द ईपीएस 95 के मेंबर होने चाहिए। और आपने इससे पहले जॉइंट ऑप्शन फॉर्म अगर नहीं दिया था क्योंकि वहां पे कोई कट ऑफ डेट नहीं था, तो अब आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म देने के लिए एलिजिबल हो अगर आप ईपीएस 95 के मेंबर हो तो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कल भी बताया था डिटेल में कि वे मेंबर्स प्रायर टू 1 सितंबर 2014 एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑन आफ्टर 1 सितंबर 2014। आप 1 सितंबर 2014 से पहले मेंबर थे और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू मेंबर हो तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझने के लिए मैंने ईपीएफओ के एक ऑफिसर के साथ भी बात किया है और एक रिनोड पीएसयू के अकाउंट ऑफिसर के साथ भी बात किया है और फिर समझा है और फिर मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी एक्सीडिंग प्रिवेलेंट वेज सीलिंग, और ये मतलब आपका 11(3) के पैरा के तहत जो आपका सैलरी था वो वेज सीलिंग पे मतलब आपका नहीं कटना चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि ये जो आपका पासबुक है, इस पासबुक में यहाँ पे सिर्फ ईपीएफ वेज जो है वो 2014 से पहले 6,500 ही सिर्फ नहीं होना चाहिए और 2014 के बाद सिर्फ 15,000 ही नहीं होना चाहिए। आपका एक्चुअल सैलरी पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन शॉर्ट, तब जाके आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 6 जो है, तो मैंने आपको कल क्लियरली पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताया था कि इसके तहत क्या बताया हुआ है कि आपको कैसे आगे जो है वो मूव करना है। हालांकि इसमें एक बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे डिपॉजिट करना है अमाउंट को और उसका कंपटीशन कैसे होगा पेंशन का, वो जो है वो आगे के सर्कुलर में बताया जाएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें डिटेल में ये बात बताई हुई है कैलकुलेशन के साथ क्या कितना अमाउंट जो है वो कटेगा। देखिए इसमें आपको सिंपल में आपको बताओ, ये पासबुक में तो यहाँ पे जो आपका कट रहा है पैसा जो आपका ईपीएस वेज है, देखिए आप ऊपर देखोगे तो इसका आप टोटल करोगे तो ये जो टोटल होगा ये आपको अभी वापस देना पड़ेगा क्योंकि इसी पैसे पे आपको पेंशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है इसमें कोई भी अब डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। पैसा कैसे वापस करना है उस पे ईपीएफओ जो है वो आगे एक सर्कुलर और निकाल के आपको बताएगा और आपका कंप्यूटेशन कैसे होगा, पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी डिटेल में जो है वो आगे इसके लिए सर्कुलर निकालेगा। बस यही बताया हुआ है और उसके बाद एक यूआरएल भी निकालेगा जिसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी बातें जो है ईपीएफओ को कैसे ऐड करना है वो आगे सर्कुलर में बताया हुआ है जो कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। सो होपफुली अब इस सर्कुलर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए आप कितना भी बुरा कमेंट कर दो, मुझे कोई भी मतलब ऐसे फर्क नहीं पड़ता है या मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। आपका डाउट है तो वो डाउट सॉल्व होना चाहिए। बस मेरा यहाँ पे एक ही काम है कि मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करूँ या मिसगाइड ना करूँ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ भी मिस इंटरप्रेट नहीं किया है या कुछ भी मिसगाइड नहीं किया हुआ है। जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके और क्या लिखा हुआ है ये बताया हुआ है। अगर फिर भी मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, आपको कुछ भी कहीं कभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज आए ईपीएफ के बारे में उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।